तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। संसद के सेंट्रल हॉल से तमाम नेताओं ने, सांसदों ने, संसद के सदस्यों ने अपना अपना भाषण दिया। और आज जब भाषण की शुरुआत हुई तो मेनका गांधी ने भी अपना भाषण दिया। मेनका गांधी का भाषण सारगर्भित भाषण था, क्योंकि सबसे पुरानी सांसद होने के नाते उन्हें भाषण के लिए बुलाया गया था संसद के सेंट्रल हॉल में। जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ये चर्चा हम कर रहे हैं संसद के विशेष सत्र की, और संसद के इस विशेष सत्र में जो कुछ हो रहा है पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इससे ठीक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा में सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने समापन भाषण, अपना अंतिम भाषण दिया। कहें तो वोट ऑफ थैंक्स भी कह सकते हैं। लेकिन इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो आज कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो संसद के अंदर और सेंट्रल हॉल में एक ऐतिहासिक भाषण के रूप में प्रतीत हो, ऐसा नहीं लगा। संसद के इस सेंट्रल हॉल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, हम लिख भी रहे हैं कि विदाई भाषण या चुनावी भाषण। क्या यह भाषण विदाई का भाषण है या चुनावी भाषण है, ये सब हम समझेंगे। कुछ प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश को भी सुनाएंगे आप तक थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाता हूं। देखिए अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए। अमलेंदु जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, मोदी जी का यह भाषण किस रूप में आप देखते हैं? हमारे तमाम साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में, दोस्तों आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ साथियों का पैनल मौजूद है, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा। स्क्रीन पर अमलेंदु उपाध्याय जी दिख रहे हैं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए मोदी जी का भाषण, विदाई भाषण या चुनावी भाषण? राजीव जी, इसको दोनों कहा जा सकता है। चुनावी भाषण भी था और विदाई भाषण भी था। चुनावी भाषण तो इस मायने में था कि प्रधानमंत्री ने जो अपना एजेंडा था उसको खुल के सामने रखा, 3 तलाक से लेकर 370 तक की बात करी, सारी बातें करी। तो ये तो चुनावी एजेंडा था एक तरीके से, और चुनावी भाषण था। लेकिन विदाई भाषण भी था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो थे वो जो कल रोने धोने की बातें कर रहे थे, वो एक बार को लगा जैसे प्रधानमंत्री अभी रो देंगे, बड़े भावुक होने लगे थे प्रधानमंत्री अपना विदाई भाषण एक तरीके से देते हुए। तब ये लग सकता है कि प्रधानमंत्री का वो विदाई भाषण भी था, और प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं ये विदा की बेला है, उस विदा की बेला में प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया। वैसे भी राजीव जी, चूंकि संसद का केवल शीतकालीन सत्र बचा हुआ है चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले, तो उसमें भी भाषण होगा प्रधानमंत्री का, विदाई भाषण उसमें भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री संसद में जो ये मतलब मौजूदा सेंट्रल हॉल है, यहाँ से अपना जो था वो आखिरी भाषण प्रधानमंत्री दे रहे थे, तो ये विदाई भाषण ही एक तरीके से था। लेकिन इसके जरिए भी वो चुनाव जो थे वो निश्चित तौर पर साध रहे थे, और ऐसे समय पे भी वो मतलब चुनावी भाषण बनाने से इसको कहा जाए उन्होंने परहेज नहीं किया। अगर वो शुद्ध विदाई भाषण रहता तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री अच्छा बोल सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस विदाई भाषण जिस तरीके से चुनावी एजेंडा गुजरने की कोशिश की, उससे प्रधानमंत्री का ना तो पूरी रूप से विदाई भाषण रहा और ना पूरी रूप से चुनावी भाषण रहा। मतलब एक कहा जाए कि प्रधानमंत्री जो मतलब क्या कहना चाहते थे, किस तरीके से एजेंडा सेट करना चाहते थे, उसमें कहीं कोई गड़बड़ियाँ मुझे लगता है रह गई शायद प्रधानमंत्री में की इस भाषण की तैयारी करने में। आप जल्दी में किया होगा, चूंकि अचानक से बुलाना पड़ा 31 इंडिया की, तो उसको काट करने के लिए मीडिया मैनेजमेंट के लिए, एयरलाइन मैनेजमेंट के लिए घोषणा की गई संसद सत्र किया गया, तो इसलिए वो जल्दी में तैयारी नहीं कर पाए होंगे मुझे लगता है। इसलिए वो विदाई भाषण जो था वो चुनावी भाषण दोनों का घालमेल थोड़ा हो गया राजीव जी। एक घालमेल हो गया है, विदाई भाषण या चुनावी भाषण हम पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासकर भाषण, लंबा भाषण, लेकिन इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बातें रखी हैं, उन बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की आने वाले अगर चुनाव में वो जाते हैं तो चुनाव में लोग उनको क्यों वोट दें। तो चुनावी भाषण भी कह सकते हैं, विदाई भाषण इस हिसाब से कि वो अपने क्रियाकलापों को, अपने अभी तक उन्होंने जो काम किया है उसको गिनाते हुए भी नजर आए, तो एक तरफ से। लेकिन यहां एक विदाई इस संसद भवन की भी है। क्या संसद भवन की विदाई जो होनी चाहिए थी, जिस गरिमामय उपस्थिति के साथ यहां दिखाई दे रही है, उसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण गरिमामयी भाषण कहा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि यहां तमाम सांसद दोनों सदनों के, और ऐतिहासिक भवन सेंट्रल हॉल, और सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद एक ऐतिहासिक भाषण दे सकते थे, जिस सेंट्रल हॉल को हमेशा जवाहरलाल नेहरू के उस ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी के रूप से याद किया जाता है, उनके भाषण से याद किया जाता है। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण
को आज भी याद किया जाता है। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो उनके जहन में यह सवाल नहीं था कि कुछ ऐसा ही भाषण दिया जाए? भाषण की कला में निपुण माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चूक कर गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश को भी आप तक हम सुनाएंगे, पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और इसके बाद अभी जैसे ही ये कार्यक्रम वहां समाप्त हुआ है, अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और सीधा यहां से यानी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रवेश होगा और उस प्रवेश में आगे क्या कुछ होता है उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। क्या ये एक ऐतिहासिक भाषण नहीं हो सकता था? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्तर का भाषण दे करके क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे? पुराने संसद भवन को जब छोड़ते वक्त ये भी कह रहे थे। हमारे साथ दो साथी और जुड़ गए हैं। सरमित्रा सुरजन जी जुड़ गई हैं, देशबंधु की एडिटर। सरमित्रा जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी, हमारे साथी सीधे मुंबई से। एक बार आना चाहता हूं। सबसे पहले सरमित्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे आप देखती हैं प्रधानमंत्री का जो ये भाषण है, क्या ये भाषण चुनावी है या विदाई वाला भाषण है? किस ढंग का भाषण? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए जरा बता इधर से। हाँ जी, बताइए, बोलिए। ऑडियो नहीं आ रही है। चलिए एक बार टेस्ट करवाता हूं। लेकिन धनंजय जी, कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के भाषण को? आपने सुना, इस भाषण में दो बातें साफ साफ समझ में आ रही थी। एक बात ये कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जाने से पहले अपनी बातें यहां रखना चाह रहे हैं, देश की जनता को कोने कोने तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखो हमारी सरकार क्या काम करती रही है और आगे जब आप वोट देने जाएंगे तो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ विदाई भाषण इसलिए भी कि हमने क्या कुछ किया है। लेकिन एक विदाई यहां इस संसद भवन से, इस परिसर से भी, पुराने परिसर से भी हो रही है। उसमें जो बातें रखनी चाहिए थी वहां कहीं ना कहीं वो कमी खलती दिखाई दी। कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस भाषण पे? देखिए, आपने जो ये लिखा है कि विदाई भाषण या चुनावी भाषण काम नहीं कर रहे, देखते हैं इसमें, ये करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है। एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट। सरमित्रा जी, आपकी आवाज आ रही है जी, ईपी निकाला हुआ। ठीक है धनंजय जी, बोलिए। तो ये विदाई भाषण है या चुनावी भाषण, ये दोनों प्रासंगिक है। मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, उसके पहले से, जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए लगभग अपनी पार्टी की तरफ से घोषित हो गए थे, वो भाषण दे रहे हैं। और तब से भाषण उनका खत्म नहीं हुआ, भाषण चल रहा है। भाषण लगातार देते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो भाषण देते हैं और अपना वोट बनाते हैं या अपने वोटर को एड्रेस करते हैं। अब विदाई भाषण की जब आप बात करते हैं तो विदाई भाषण, इसको रूपक के तौर पे अगर लूं तो उन्होंने एक जो तय किया था अपने दिमाग में, जो उन्होंने तय किया था। मैं मानता हूं कि मोदी हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हैं जो आत्ममुग्ध होता है। उसको लगता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूं। मोदी जी की एक बाइट को सुन लेते हैं, फिर आप इसी चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। एक बार सुन लेते हैं मोदी जी को, सुनिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी
जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य नेता महापुरुष बैठा करते थे, और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार तो धनंजय जी, संविधान भवन के नाम से जाना जाए इस ओल्ड बिल्डिंग को, नामकरण के माहिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सरकार आप सब जानते हैं, और उसमें एक नया नाम यहां सामने आ रहा है। उसी सेंट्रल हॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरानी बिल्डिंग संसद भवन को नया नाम दे रहे हैं संविधान भवन, और नई बिल्डिंग में प्रवेश करने की तैयारी चल रही है। जरा आपसे समझूं, आप अपनी बात रख रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण, इसे किस रूप में आप देखते हैं? दोस्तों, हमारे साथ जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक अपडेट ये दे दूं कि अभी से थोड़ी देर पहले संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में, गरिमामयी कार्यक्रम कह सकते हैं, वहां जो भाषण हुए तमाम लोगों के भाषण, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने वक्तव्य रखे, वहां पर अधीर रंजन चौधरी का भाषण हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, मेनका गांधी का भाषण हुआ, तमाम लोगों के भाषण और अपनी अपनी बातें रखते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण क्यों यहां इंपॉर्टेंट है, और उनके भाषण में हम लोग ये उम्मीद करके बैठे थे कि कुछ संविधान, कुछ देश और कुछ इस लोकतंत्र की बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यहां पर अपने रंग में, अपने चुनावी रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। ये हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि जो वहां हम सुन रहे थे। लेकिन इस पर अब विचार विमर्श के लिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। उन सबसे आपका परिचय करवा चुका हूं। सर मित्रा जी हैं, धनंजय जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। धनंजय जी, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो व्यक्ति ही है, वो प्रधानमंत्री बने नहीं अब तक, भले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। मैं मानूंगा वो प्रधानमंत्री अब तक बने नहीं। प्रधानमंत्री बनने से मतलब होता है कि ये जो 140 करोड़ की हम अक्सर बात करते रहते हैं, मोदी जी भी बार बार बात करते हैं, वो 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि वो जो बोलेंगे वो 140 करोड़ लोगों का स्वर होगा, उसमें सबकी पीड़ाएं होंगी, सबकी खुशी होगी, और जो भी काम करेंगे। महात्मा गांधी की एक लाइन में बड़ा आपको कोट करता हूँ। महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी आपको निर्णय लेने में कभी समस्या होने लगे तो आप ये निर्णय लीजिएगा, ये देखिएगा कि आपके निर्णय से आखिरी व्यक्ति जो बैठा हुआ है, दूर सबसे पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए क्या होगा, ये उसका लाभ होगा या उसका नुकसान होगा, और ये निर्णय लेने में आपको हेल्प करेगा। ये भारतीय लोकतंत्र की, या जो जिस तरह का संविधान हमने बनाया है, जिस तरह की कल्पना की थी हमने आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होगा, वो उसमें उसकी झलक मिलती है एक पंक्ति में। तो मैं कहूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री हैं, तो केवल आप गणेश चतुर्थी की बात नहीं करेंगे, केवल आप हिंदू होने की बात नहीं करेंगे, केवल आप बीजेपी के नेताओं की बात नहीं करेंगे, केवल अपनी बात नहीं करेंगे। आप गौर कीजिए, मोदी जी लगातार जो है नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री पद है उनका, लेकिन उससे तुरंत कुर्सी से उतर जाते हैं वो और व्यक्ति बन जाते हैं, और अपने नेताओं को भी जो है अपने समकक्ष खड़े नहीं होने देते। वो सबसे ऊपर, सबसे आगे, सब पे हावी, और वो वन नेशन वन जो बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं वन मैन शो करते हैं। हर जगह एक व्यक्ति का शो दिखाई पड़ता है, और मोदी जी खुद बोलते हैं इवेंट है, वो इवेंट वाले व्यक्ति है। और उनका एक, मुझे लगता है कि एक लक्ष्य जो उनका था वो पूरा हुआ है, और मुझे लगता है कि विदाई भाषण इसीलिए है कि वो जो करने आए थे वो कर चुके। अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? तो उन्होंने जो है 2 टर्म लगातार प्रधानमंत्री पद का लिया। संसद भवन उनके दिमाग में कहीं न कहीं था, क्योंकि जो आरएसएस के लोग हैं, जो गांधी से चिढ़ते रहे, जो अम्बेडकर से चिढ़ते रहे, जो नेहरू से चिढ़ते रहे, उन लोगों के लिए हमेशा ये फटकता था ये संसद भवन। ये संसद भवन में सारी यादें, सारी चीजें जो है उन लोगों की है, हमारी क्या है। अब जो नया संसद भवन बना है वो जाना ही जाएगा मोदी जी के नाम से जी। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी धनंजय जी, थोड़ा और रोकना चाहूंगा आपको। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन ले आइए। इस तस्वीर को देखिए। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ जाने से पहले एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बगल में राजनाथ सिंह हैं, और दूसरी साइड में आप देखिए कि
अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं, ये आगे आगे, और ये आज पुराने संसद भवन से नए संसद भवन जाने से पहले, लेकिन पीछे अगर साउंड दें तो और भी अच्छा है। जरा क्या नारेबाजी क्या हो रही है, जरा ये भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं, उमंग जो है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ भी जो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की नारेबाजी के साथ ये लोग पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। और सांसद तमाम नेता, तमाम अलग अलग दलों के, लेकिन सब यहां से निकलकर सीधा संसद की तरफ बढ़ते हुए, नई संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से आते हैं हमारे पैनलिस्ट साथी तमाम जो बने हुए हैं हमारे साथ, उनके बीच भी ये तस्वीरें भी बीच में लेकर आते रहिए। और जी धनंजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सरमत्रा जी के पास आता हूँ। जी धनंजय जी। तो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्य पूरा किया, क्योंकि वो व्यक्ति के तौर पर खुद को देखते हैं। इसलिए देखिए, हमारे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा लोकतंत्र जो है बहुलतावादी है, जनता का तंत्र है और सारी चीजें जनता की है। देश भी जनता का, सारे पद जनता के और सारे कार्य जो होंगे वो जनता के लिए हो। इसलिए जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है लोकतंत्र, उसकी परिभाषा में आता है। फिर बहुमत केवल यहाँ बात नहीं होती, बहुमत की बात नहीं होती, ठीक है, बहुमत से सरकार बनती है, लेकिन उस सरकार को काम करना है जो बहुलतावादी है। बहुमतवाद नहीं है, बहुलतावाद है कि आपको हर आदमी को साथ लेकर के चलना है, आपको सबको साथ लेकर के चलना है। आप नरेंद्र मोदी जी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बड़ा आसान है ये पढ़ना कि उन्होंने विपक्ष के साथ किस तरीके का बर्ताव किया। क्या विपक्ष को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ जो माना जाता है मोदी जी ने माना? कभी ऐसा दिखा कि हाँ उनको विपक्ष की जरूरत है? हमेशा उन्होंने विपक्ष को कमतर माना और लगा कि विपक्ष नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था, हम ही हम होते, कोई दूसरा नहीं होता। तो ये जो हम ही हम हैं, अब देखिए कि ट्रेन जा रही है, वंदे भारत ट्रेन एक लॉन्च हो रही है, उसकी झंडी भी खुद ही हिलाते पहुंच जाते हैं। ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया क्या? तो इतना व्यक्तिवादी वो हैं कि प्रधानमंत्री, मैं नहीं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री अभी भी बने हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता बन पाएंगे। अब तो विदाई भाषण दे ही दिया और उन्होंने जो टारगेट अचीव करना था, नया संसद भवन, नया इतिहास गढ़ना, तो भारत का नया इतिहास उन्होंने अपने तरीके से गढ़ दिया है। अब सवाल है कि ये जो इतिहास है वो इतिहास आपके लिए आदर्श का स्थान है, आस्था का स्थान है ये इतिहास, या इतिहास रद्दी के कागज में जाने वाला? भवन की भाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो कागज पर लिखे हैं आपने, जो आपका व्यवहार रहा है, जो आपने पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में जो आपने किया है, वो आपका किया हुआ कहाँ जाने वाला है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं कहूँ कि हमेशा आरएसएस को ये अफसोस रहा कि उनको सत्ता का पहला सुख नहीं मिला, उनका कोई नेहरू नहीं हुआ, उनका कोई नहीं हुआ। और वाजपेयी भी कई सही मायने में कहिए तो उनके नहीं थे, इसलिए वाजपेयी बार बार नेहरू को याद करते थे। आप उनके कई भाषण देखेंगे, उन नेहरू की बड़ी तारीफ करते थे। आप मोदी जी से तारीफ नहीं पा पाते। और आप देखिए कल जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि क्या भाषण दिया उन्होंने, तो वही हो गया कि जो है, जो सूखा है, पानी नहीं है, तो आप एक बोतल पानी लेके आते हैं और प्यास बुझा लेते हैं, 10 आदमी मिलकर के थोड़ा थोड़ा घूंट भर देते हैं, वैसा हो गया। आप जब बात करते हैं जिस पद पे हैं, उस पद की गरिमा के अनुसार जब बात करेंगे, तो हमारे लिए देवेगौड़ा भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मोदी जी भी उतने इंपॉर्टेंट, हमारे लिए जो प्रधानमंत्री पद पे हैं उनके लिए सब उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब फिर बात आती है कि किस प्रधानमंत्री ने क्या किया, किस प्रधानमंत्री का क्या योगदान है, और उस योगदान, अब जिससे आप बात करिए कि आप चाय वाले की हमेशा जिक्र करते हैं कि मैं गरीब आदमी, चाय वाला। गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया? चाय बेचने वाले के लिए आपने क्या किया? लेकिन जब संविधान लागू हुआ, जब देश आजाद हुआ, तो उन लोगों ने इतनी व्यवस्था की कि एक चाय बेचने वाला भी आदमी जो है प्रधानमंत्री पद पे बैठ सकता है। आज जो चुनाव प्रक्रिया में जितना पैसा खर्च होता है, लास्ट 2 लाइन बोल दूं, आज जो जितना पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने के लिए, क्या सामान्य आदमी के बूते है कि चुनाव लड़ पाएगा? आज 50-50 करोड़ रुपया खर्च होता है चुनाव लड़ने में। 50 करोड़ रुपया एक आदमी खर्च करने की स्थिति में है? तो आप अगर गरीब आदमी के प्रधानमंत्री हैं, गरीब आदमी से यहाँ उठ के आए हैं,
तो आप चुनावी प्रक्रिया में सुधार ला देते और ला देते कि जो चुनावी खर्च है इतना नहीं होगा, रैलियों पे इतना बजट जाता है वो नहीं जाएगा, और कैसे हम चुनावी खर्च कम करें ये आपका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया, आपने हर जगह इवेंट किया, और जो G20 कम पैसे में हो सकता था उसको भी आपने इवेंट बना करके क्या किया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने काम नहीं किया, और जो काम किया है उसको उस नजरिए से नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उस नजरिए से नहीं देखा जाएगा। एक बार आना चाहता हूं सरमित्रा जी आपके पास, और बीच बीच में मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि बीच बीच में वो शॉर्ट वेव वहां के जो लाइव टेलीकास्ट है वो भी दिखाइए कि क्या कुछ चल रहा है, और ये लाइव टेलीकास्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरमित्रा जी कैसे देखती हैं आप, क्या प्रधानमंत्री का भाषण जो था वो भाषण विदाई भाषण है या चुनावी भाषण है या कुछ और भाषण है? नज़रें कहाँ हैं, निगाहें कहाँ हैं उनकी, और कहाँ उन किस तरफ इशारा है उनका? ईपी निकाल करके जरा बोलिए। लैपटॉप से निकाल के देखिए, लैपटॉप से निकाल करके जरा फिर बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। खैर, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी जरा आप बताइए कि क्या इसे किस रूप में देखते हैं, और बीच बीच में जरा एक बार सबसे पहले फुल स्क्रीन ले आइए जो कुछ चल रहा है संसद में। तमाम सांसद सदस्य जो हैं वो लगातार यहाँ आप देखिए कि कैमरे की तरफ उंगलियां उठाते हुए, और इधर फोटो अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही हैं। सब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते हुए जो पुरानी संसद भवन से, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए यहाँ दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ चाहते थे वो करने में सफल हो गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में एक अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे, वो नाम दर्ज करा चुके हैं? बहुत सारी बातें हम लोग करते रहे हैं, लेकिन जो कुछ यहां संसद में हो रहा है, संसद में कानून बदलते बदलते क्या भवन बदल डाले, और भवन ही नहीं बदला, और भी बहुत कुछ, और क्या कुछ बदलने की बात हो रही है। देखिए, कानून की बातें होती रहीं। आज सुबह से हम एक नए कानून की भी बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण विधेयक की बात चल रही है सुबह से। फिर से आना चाहते हैं हम सरमित्रा जी के पास में। जरा सरमित्रा जी जरा बताइए, आपकी आवाज अगर आ रही हो तो अपनी बात रखिए। नहीं आ रही है आपकी आवाज, जरा इधर से ठीक करवाइए, और थोड़ा ठीक हो जाए तभी लेकर के आइए। और फिर सीधा समझना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ ये तस्वीरें भी बीच बीच में दिखाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उन सब का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और देखिए ये अंदर की तस्वीर, अब सीधे संसद, जो नई संसद की बिल्डिंग है उसमें अंदर पहुंच चुके हैं ये तमाम सांसद गण जो हैं, सदस्य जो हैं संसद के, वो पहुंच चुके हैं पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग की तरफ। और तमाम चेहरे, आपको पहचाने हुए चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, और ये विजुअल्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, है कि प्रधानमंत्री संविधान भवन से संविधान लेकर के जा रहे हैं नए भवन में, यानी जिस भवन को आप बता रहे हैं कि ये संविधान भवन इसको बताया जाए, आप संविधान वहां से लेकर के जा रहे हैं दूसरे भवन में। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं और करते जो है उसमें क्या अंतर हो सकता है, उनको इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं। कुल मिला के राजीव जी जो मसला है मुझे लगता है वो यही है कि प्रधानमंत्री बस एक इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि उनको कहा जाता है, उनके गुरु ने उनको कहा था कि वो अच्छे इवेंट मैनेजर है, तो इसको भी उन्होंने एक इवेंट जो है वो बनाने की कोशिश की एक तरीके से, और इवेंट बनाया भी है। ऐसा नहीं कि इवेंट बन नहीं पाया, इवेंट बनाया, लेकिन इस इवेंट में राजीव जी कुछ रंग में भंग भी पड़े, उससे थोड़े आगे चर्चा करेंगे जो रंग में भंग पड़े हैं। कुल मिला करके फिलहाल जो राजीव जी बातें हुई हैं, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि आज ये बहुत अच्छा हो सकता था अवसर, और राष्ट्रपति क्यों नहीं थी इस अवसर पे, ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब आप संसद भवन का जो है वो पुराने से नए भवन की ओर जा रहे हैं और राष्ट्रपति वहाँ दिखाई नहीं पड़ी, तो ये भी थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो चीज़ें सब सामने आई, वो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, वो सारी बातें जो थी वो एक कहा जाए कि वो
चुनाव में जाने की तैयारी जिसे कह सकते हैं, वही तैयारियां इस चुनाव में जाने की थी। और यहाँ भी प्रधानमंत्री जो थे वो कुछ दूसरी पुरानी बातों को लेकर के जो थे वो लव करने की, उन्होंने पूछने की। खैर वो उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का, वो उसमें करते हैं। वो हर जगह अफसर, आपदा में अफसर जो है वो हर भाषण में जो है वो कोई ना कोई चुनाव का अवसर जो है जाने का वो निकालते रहते हैं। तो उन्होंने निकाला है उसमें, और इस फोटो सेशन में भी उन्होंने चुनाव में जाने का एक अवसर निकाल दिया है। तो ये G20 की राजीव जी बात की गई, तो G20 की अध्यक्षता अभी भारत के पास है, नवंबर में वो ब्राजील के पास जाएगी। और G20 के अध्यक्ष भारत के राजनयिक को कनाडा जो G20 का सदस्य है उसने निकाल के बाहर कर दिया है। और ये आरोप लगाया कि वहाँ एक जो खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई उसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है। ये आरोप लगा करके उसने भारत के राजनयिक को निकाल दिया। तो G20 के जो अच्छे परिणाम आने थे, जो उसके रुझान आने थे, वो आना शुरू हो गए हैं। तो जिस G20 की गाथा गाई जा रही थी, प्रधानमंत्री भी गा रहे थे G20 की गाथा, और कल हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने भी उस G20 की गाथा गाई थी, उस G20 का क्या परिणाम निकलने वाला है और क्या वो चीज़ सामने आना शुरू हो गई है। तो जिसके आप अध्यक्ष अभी भी हैं, मतलब अभी आपके हाथ से अध्यक्षता नहीं गई है। तो ये मुझे लगता है कि भारत में एक तरीके का जो कमजोर नेतृत्व है, और आपने जिस तरीके से G20 को जो था एक केवल इवेंट मैनेजमेंट बनाया, उसकी जो है विफलता को ये दर्शाता है कनाडा की घटना। राजीव जी, मुझे लगता है कि इस पर बात करना जरूरी था। जी राजीव जी बिल्कुल, इस पे भी बात होनी चाहिए थी। और G20 की अध्यक्षता की बात, अब खैर G20 की अध्यक्षता अमलेंदु जी भले नवंबर से ये शुरू हो उधर, लेकिन ये अध्यक्षता जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो भाषण, जिस ढंग का भाषण देना चाहिए था, वो भाषण ना दे करके एक अलग भाषण देने की कोशिश। एक बार फिर से आना चाहता हूँ सर मित्रा जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है। खैर धनंजय जी आप तक आऊँ। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, और ये ज़माना इतनी जल्दी चेंज होता है कि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स सामने दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम के अलावा कई प्रॉब्लम्स और भी हैं, उसका सोल्यूशन भी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामकरण में माहिर, क्या देश का नाम बदलने से लेकर संविधान भवन कह दिया प्रधानमंत्री ने, बिल्डिंग बदल दी, सब कुछ बदलने की बात, यहाँ बदलने वाली बात क्यों होने लगती है धनंजय जी? नहीं, वो बदल नहीं रहे हैं। बदलना उसको नहीं कहते हैं। बदलने का मतलब होता है बेहतर की तरफ जाना। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बेहतर की तरफ जाना। ये जो करते हैं वो पीछे की तरफ ले जाते हैं आपको। वो हजारों साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। वो ले जाना चाहते हैं जहाँ व्यवस्था में सभ्यता जो है वो उस तरीके से नहीं थी, वहाँ पे श्रेष्ठतावाद था। आप और गौर कीजिए कि मोदी जी में श्रेष्ठतावाद कूट के भरा हुआ है। क्या आपको उनकी पार्टी के भीतर लोकतंत्र दिखाई पड़ता है? क्या आपको दिख रहा है कि वो जो चल रहे हैं वहां लोकतंत्र आपको दिख रहा है? वो सब उनकी चाल आप देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ जब आप बात करते हैं, उनके बगल में देखिए अमित शाह जी हैं, जो दो चेहरा दिखाई पड़ता है। आज ठीक है आपको साथ दिख रहे हैं राजनाथ जी, उनके पीछे दिख रहे हैं नितिन गडकरी साहब, लेकिन पार्टी में या सरकार में उनकी कितनी जगह है? और सारे निर्णय जो है वो स्वयं मोदी जी लेते। आप देखिए पूरे प्रोग्राम में आप जितना दिखा रहे हैं उसमें भी देखिए लग रहा है कि इसमें एक मेन व्यक्ति है, वो यही है नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। और मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं आप, प्रधानमंत्री एक ही है ना देश में, 140 करोड़ में एक प्रधानमंत्री, तो उस प्रधानमंत्री के भीतर तमाम लोगों के स्वर होने चाहिए। वो स्वर है क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली सवाल उठा रहा हूं, इसका कोई भी दर्शक जो है आपके जवाब दे सकते हैं। और विदाई भाषण में, चुनावी भाषण तो देते ही रहे, वो कहने की बात नहीं है, लेकिन आपने जो दो टर्म चुने हैं बड़ा अच्छा चुना है, मैं इसको मानूंगा। एक चुनावी भाषण और एक विदाई भाषण। वो आए थे चुनावी भाषण के लिए, वो चाह रहे थे कि देश में पूरे तौर पर बीजेपी की सत्ता स्थापित हो जाए, कोई पार्टी नहीं रहे, कांग्रेस खत्म हो जाए। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा कहा कि कोई पार्टी न रहे? कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि हम जो है ऐसा देश बनाएंगे जिसमें कोई दूसरी पार्टी की जगह न हो? पहली सरकार जब बनी लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, और कहिए कि जब संसद बनने के पहले जो स्थापित हुई थी सरकार, उसमें तो गांधी ने कहा था कि सबको साथ लीजिए। सबको साथ इसलिए लीजिए कि ये कांग्रेस की जीत नहीं है केवल,
इस देश के नागरिकों की जीत है। और सारी विचारधाराओं के लोग रहेंगे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो हिंदू महासभा से, या अंबेडकर हो, या कोई और हो। तो तमाम विचारों को उस समय जब इतने सारे विचार थे, संविधान बनाने में कितने सारे विचार लगे थे, संविधान सभा में कितने सारे लोग थे, और किस तरह से देश आगे बढ़ा, वो आपके लिए तो एक लीक था। वो है, कोई भी आदमी कल जाता है तो उसको दिखाई पड़ता है, प्रेरणा है आपके लिए। आप भले बोल दिया आपने कि हमें प्रेरणा देती रहेगी ये चीजें, लेकिन क्या आपने प्रेरणा ली? नहीं ली। आपने अपना अलग रास्ता गढ़ने का लगातार प्रयास किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा फिर से मैं कहूंगा इधर जरा अमलेंदु जी आप तक आना चाहता हूं। अमलेंदु जी जरा बताइए, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं इन पूरे घटनाक्रम पे? पूरा घटना जो जैसा कि कहा गया पहले भी कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और देखिए बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमारे जब समापन भाषण के लिए जो खड़े हुए जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बोलना जो है मतलब कि बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह की बात। यानी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जिसका कहा जाए कि वरिष्ठता क्रम प्रधानमंत्री से ऊपर है, उसको प्रधानमंत्री के बाद बोलने में थोड़ी हिचक होती है। तो यानी एक तरीके से मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी जो थे वो किस तरीके से भक्ति भाव में लीन थे, ये एक चीज देखने को जो थी आज की सभा में मिली, जो थी जगदीप धनखड़ जी के समापन भाषण में कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर तो ये सारी चीजें थी राजीव जी, जो जिस तरीके से चली और जिस तरीके से बड़ी अच्छी बात ये थी कि मैंने देखा कि शायद ज्योतिराज सिंधिया जो थे वो सोनिया जी के बगल में बैठे हुए थे, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे। तो अब ये भी एक बड़ा कहा जाए अद्भुत संयोग। अच्छा, दोनों जिठानी दौरानी गांधी जो थी वो मौजूद थी सदन के अंदर। दौरानी को जो था वो बोलने का अवसर मिला, जेठानी को बोलने का अवसर नहीं मिला, ये भी हुआ जब कुल मिला करके। तो ये सब चीजें सदन तक, कई चीजें जो थी वो इस सदन के अंदर आज हुई, जो काफी जो है मुझे लगता है कि याद करने लायक है और जिन पर गौर देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने, राजीव जी जो भाषण दिया अधीर रंजन चौधरी ने, मुझे लगता है वो काफी अच्छा था और उन्होंने तमाम ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाया, बहुत करीने से, जो जिसे कहा जाए कि उस तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान आकर्षित किया। तो ये था, लेकिन जो कोसने की परंपरा है, उसे लगता है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है, उसने उस कोसने की परंपरा का अपना निर्वाह किया। जब राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल बोले तो उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें हो सकती थी वो नहीं की गई, अगर हो जाती तो इस तरीके की उन्होंने बात कही। यानी जो कोसने की परंपरा है, वो कोसने की परंपरा जारी रही, 70 सालों का रोना जो है वो जारी रहा। तो लेकिन जो है बात वही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जिस तरीके से कहा था राज्यसभा में कि आप कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया, हमने 70 सालों में यही किया कि हमने डेमोक्रेसी को बचाया। तो इस 70 सालों के बहाने होती ये सब बातें भी करने की एक तरीके से लगता है कोशिश की गई। कुल मिला के ये कार्यक्रम जो था वो एक चुनावी एजेंडा सेट करने की प्रयास था, वो मतलब उन्होंने एजेंडा सेट करने का प्रयास किया, सरकारी खर्च पे आप जिसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार आना चाहता हूँ शर्मित्रा जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आपकी आवाज आ रही है। अब चलिए फाइनली आवाज़ तो आ रही है आपकी, और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या देखती हैं आप, किस रूप में इस भाषण को, प्रधानमंत्री के भाषण, और उसके बाद अब नए बिल्डिंग में प्रवेश हो चुका है, वो विजुअल्स भी हम दिखा रहे थे और आपने भी देखा, और साथ साथ ये भी समझूं कि क्या इस मौके पर प्रधानमंत्री का ये भाषण उचित भाषण है? जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जिस तरह से मोदी जी पुरानी संसद से नई संसद में जो चल कर गए, तो यहाँ भी उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी का के साथ जो कंपटीशन की है, जो अपनी एक कसक है, उसको उन्होंने वहां पूरी करने की कोशिश की। हमने बार बार देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह राहुल गांधी लोगों से मिलते चलते थे, पैदल चलते थे, और मोदी जी वो काम नहीं कर पा रहे। तो अभी उन्होंने मेट्रो में जिस तरह से सवारी की और अपने यात्रियों के साथ बातचीत की, अब उन्होंने पार्लियामेंट में थोड़ा सा पैदल चलकर भी वो अपनी कसरत पूरी कर ली कि चलो राहुल गांधी के साथ हमने थोड़ा कंपटीशन तो कर लिया। अब जहां तक बात रही उनके विदाई भाषण की या चुनावी भाषण की, तो मेरा है कि ये जो भाषण था ये पूरी तरह से चुनावी और विदाई भाषण था। विदाई भाषण इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2024 में
मोदी खुद आश्वस्त हैं कि वो वापसी कर पाएंगे या नहीं। उनके भाषणों में जिस तरह की बेचैनी, बेबसी, लाचारी, खींच, ये सारे शब्द जो हैं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो बार बार उनके भाषणों में ये झलक रहे हैं। आज का मौका काफी ऐतिहासिक मौका था। वो इतिहास में अपना नाम इस तरह से दर्ज करा रहे हैं कि जो देश की नई संसद बनी है उसमें वो पहली बार जो है ये मोदी जी के नेतृत्व में प्रवेश हो रहा है। होना तो चाहिए था कायदे से राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, लेकिन राष्ट्रपति इस मौके पर भी नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये सवाल जो है सरकार से पूछना चाहिए। मोदी जी ने आज अपने भाषण में ये कहा कि अब छोटी मोटी बातों पर हमने वक्त गंवा लिया और ये 25 साल में अब हमको अमृत काल का और ये तमाम विकसित भारत और ये सब की बात उन्होंने की। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि छोटी मोटी बातें इन्होंने किसको कहा। ये ऐसी कौन सी छोटी मोटी बातें थी जिसमें अब तक 70 सालों में देश ने वक्त बर्बाद किया? क्या खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता छोटी मोटी बात थी? क्या श्वेत क्रांति का होना छोटी मोटी बात थी? क्या वोटिंग राइट को कम करना, जो 21 साल से 18 साल की उम्र में ले आना, ये छोटी मोटी बात थी? नए राज्यों का गठन छोटी मोटी बात थी? आदिवासियों के अधिकारों के लिए कानून बनाना, पंचायती राज को सशक्त करना, ये तमाम बड़े बड़े फैसले जो हैं, ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं जो इस संसद में हुई। तो मोदी जी ने आखिर किसको छोटी मोटी बात बोली? कमियां तो लोकतंत्र का और जीवन का अनिवार्य अंग है, और जीवन इसी का नाम है कि आप उन कमियों को सुधारते जाएं। लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो आप उसको बड़ा बनाने के लिए जो पीछे से कुछ हुआ है उसको आप छोटा नहीं कर सकते। एक यहाँ पे पुरानी कहानी याद आती है राजीव जी की। एक पिता जो है वो अपनी बेटे को 100 रुपए का नोट देके बोलता है बेटा इसको फाड़ दे, और वो बेटा बेदर्दी से उस नोट को फाड़ देता है। उसके बाद वो पिता उस बेटे को कुछ काम देता है और उसको उस काम का मेहनताना जो है वो 100 रुपए देता है, और वो कहता है कि अब तुम 100 रुपए को फाड़ो। तो वो कहता है कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत से ये 100 रुपए कमाए हैं, आप मुझे इसको फाड़ने बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कल जब तुमने मेरी मेहनत के 100 रुपए फाड़े तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी कमाई नहीं थी। लेकिन आज जब तुमने कुछ कमाया है तो तुम्हें उसका दर्द समझ में आ रहा है। तो मेरा ख्याल है बीजेपी और मोदी जी खासकर उनको ये दर्द बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वो बड़े आराम से संसद भवन को संविधान भवन बोलकर नए जगह जा सकते हैं। एक तो उन्होंने गणेश चतुर्थी का दिन क्यों चुना? बिल्कुल, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। संसद भवन के अंदर, नए संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बैठे हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन ले आइए और देखें क्या कुछ चल रहा है नए संसद भवन के अंदर। फुल स्क्रीन जरा कीजिए और देखें कि नए संसद भवन के अंदर क्या कुछ। देखिए कि ये नया संसद भवन, उसके अंदर की तस्वीर, और इस तस्वीर से आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कुछ कैसा भव्य दिख रहा है। 888 सदस्यों के बैठने की जगह है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, और यहाँ आज 1:15 बजे, अब 1:15 हो चुका है, यहाँ कार्यवाही आज शुरू होनी है संसद की। और लोकसभा, ये लोकसभा में बैठे हैं, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। इनके बगल में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे संसद टीवी के सौजन्य से, और आप तक सीधी लाइव तस्वीर आप देखिए। ये तमाम जो संसद के सदस्य हैं ये बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूरी तैयारियों का जायज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा शायद चेहरे पे क्रोध भी दिख रहा है, जो भी हो, लेकिन एक टेंस नजर आ रहे हैं, टेंशन में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदाई भाषण, या ये भाषण उनका जो भाषण दिए थे वो भाषण विदाई भाषण था या चुनावी भाषण था, ये हम पूछ रहे हैं आप लोगों से और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक, ऐतिहासिक तस्वीर, अब ये तस्वीर आप हर सेशन में देखेंगे। बैठने की अच्छी व्यवस्था है, और चूंकि नया
ग्रीन जो आप देख रहे हैं पूरा, ये ग्रीन कलर लोकसभा के लिए और लाल कलर राज्यसभा के लिए है, आप सब जानते हैं। यही तस्वीर, यही रंग वहाँ भी पुरानी बिल्डिंग में भी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग से अब लोग नए बिल्डिंग में आ चुके हैं। पुरानी बिल्डिंग को अब संविधान भवन कहा जाएगा और इस नई बिल्डिंग में आप देखिए ये आ गए सभापति, और सभापति आ गए हैं। और आप देखिए सभापति के बिल्कुल राइट साइड में, स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि अब ये जनगण मन से शुरुआत होती है कार्यवाही की। सभापति आए हुए हैं और सिंगोल आपको दिख रहा होगा, यहाँ दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब नज़दीक आएंगे तो आप सिंगोल देखेंगे। तो ये आपको बहुत शायद पता ही होगा कि लोकसभा की कार्यवाही